नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम प्रीवियस ईयर के एमपी टेट प्रीवियस ईयर के पेपरों के लगभग 70 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज ये 7वां भाग रहेगा अपना। तो बिना टाइम गवाए हुए आइए आप बात करते हैं प्रश्नों पर। 10 क्वेश्चन हम इसके हल कर चुके हैं और आज ये अपना 11वां प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? इसके आंसर के लिए आप लोग थोड़ा सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है, जब तक मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या करता हूँ। तो उसने पूछा है इसमें हाथ पांव समन्वय की छोटी मांसपेशियाँ। छोटी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अपनी फाइन मोटर स्केल में या उत्कृष्ट मोटर कौशल में रिलेटेड होती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे उंगलियों, हाथ और कलाइयों के द्वारा जो छोटे छोटे कार्य करता है वो फाइन मोटर स्केल में आते हैं। इसमें जैसे पेन पकड़ना फाइन मोटर स्किल, और पेन पकड़कर लिखना वो अपना आ जाएगा फाइन मूवमेंट स्किल्स, माने उत्कृष्ट गति कौशल, दूसरा वाला ऑप्शन है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। पेन पकड़ना उंगलियों से, और उंगलियों से पेन पकड़ के फिर उसको लिखना, पेन पकड़ने तक ये अपना फाइन मोटर स्किल हो जाएगा और उसके द्वारा लिखना वो हो जाएगा अपना उत्कृष्ट गति कौशल, दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है इसमें सकल मोटर कौशल, माने ग्रोस मोटर स्किल्स। इसके अंदर क्या होता है, जब बालक 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच और 10 वर्ष तक इसे देखा जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रोस मोटर मतलब बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे हाथ है, पाँव है, पूरा शरीर, जिस कार्य करने में पूरे बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है उसे हम सकल मोटर कौशल कहते हैं। जैसे दौड़ना, कूदना। 3 वर्ष का बालक जैसे एक पैर पर 3 सेकंड तक खड़ा रह सकता है। जैसे जैसे वो 5 वर्ष का होता है तो 6 से 7 सेकंड तक एक पैर पर खड़ा रह सकता है। तो एक पैर पर खड़ा होना ये एक मोटर कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ग्रोस मोटर कौशल का उदाहरण हो जाएगा। और एक सेकंड, ग्रोस मोटर कौशल का उदाहरण हो जाएगा जैसे बिना किसी चीज़ को पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरना, एक उदाहरण ये हो जाएगा। एग्जाम्पल ही पेपर में पूछे जाते हैं तो एक ये है, सीढ़ियों से उतरना, कूदना, किसी नाली वगैरह को कूद के नापना। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो सकल मोटर के हो जाएंगे, ग्रोस मोटर के। और उत्कृष्ट गति कौशल वो मैंने बताया आपको, फाइन मोटर और फाइन मोटर स्किल्स और फाइन मूवमेंट स्किल्स दोनों क्या है, एक साथ ही कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे हमारे शरीर में सकल मोटर का विकास होता है और उसके पश्चात ही फाइन मोटर का, और फाइन मोटर के पश्चात हमारा उत्कृष्ट गति कौशल का विकास होता है। ये तीनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है बॉडी बॉडी काइनेस्टिक स्किल्स। इसमें क्या होता है, इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल ही पूछेगा। जैसे खेल के मैदान में दौड़ना मतलब खेल खेलना जिसमें शरीर हाथ पैरों का अच्छा समन्वय हो, खेल खेलना, तैरना और स्विमिंग स्पोर्ट्स, ऐसे खेल जिनमें हाथ पैरों का समन्वय अच्छा हो वो अपने किस में आ जाएंगे, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि में आ जाएंगे या स्किल्स में आ जाएंगे। तो अब इसमें वो छोटी मांसपेशियां के बारे में पूछ रहा है, तो हमने देखा कि इसमें तो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है तीसरे वाले में। चौथे में हमें हाथ पैरों और शरीर का पूर्ण समन्वय चाहिए, तो वो है नहीं। उत्कृष्ट गति कौशल हो नहीं सकता क्योंकि इसके द्वारा जो कार्य करने की पूछता तो उत्कृष्ट गति कौशल आंसर होता। उसने केवल मांसपेशियों के समन्वय के बारे में पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइन मोटर स्किल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं? अर्थहीन भाषण की बात चल रही है। जो पहली और पहली ध्वनि बच्चा क्या होता है, बल बनाता है, बल बनाना होता है। इसमें
इसे ही वाइगोत्स्की ने क्या किया है, अर्थहीन भाषण कहा है। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने। ये क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं कि अर्थहीन भाषण को क्या कहते हैं या किसने दिया है, तो वो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं। तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़बड़ाना हो जाएगा, बड़बड़ाहट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें नकारात्मक उद्दीपन, और इसमें दिया है अपना एक और नकारात्मक उद्दीपन पर बात करना है अपन को। नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, ठीक है। और इधर दिया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। नकारात्मक उद्दीपन भी देना है और क्या है, वो बना भी रहे। तो इसके लिए नकारात्मक देना है तो ये बात तो क्लियर है कि उसे क्या करना है, हटाया जाता है। हटाना भी है। हटाना है तो दो प्रकार, ये जो टर्म दी गई है वो दी गई है स्किनर के द्वारा दी गई है। स्किनर ने दो प्रकार की टर्म दी पहले, एक दिया उन्होंने पुनर्बलन और एक दिया दंड। पुनर्बलन को अपन रीफोर्समेंट कहते हैं और दंड को पनिशमेंट कहते हैं। फिर उन्होंने इसको आगे बताते हुए, पुनर्बलन में क्या होता है कि अपन जब कोई बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पुरस्कार वगैरह देना, टॉफी देना, चॉकलेट देना, जिससे वो कार्य को क्या करे, दोहराता रहे, उसे अपन क्या कहते हैं, पुनर्बलन। माने पुनर्बलन जब दिया जाता है जब हमें किसी कार्य को बालक से रिपीट कराना हो। किसी कार्य को रिपीट कराने के लिए हम क्या देते हैं, पुनर्बलन देते हैं। और दंड जब दिया जाता है जब हमें किसी कार्य को रिपीट नहीं कराना होता है। तो ये दो टर्म थी। अब फिर उन्होंने इन दो टर्मों को दो भागों में बांटा। पहले पुनर्बलन को दो भागों में बांटा, जिसमें एक आता है अपना सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा आता है नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। और दंड को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक है सकारात्मक दंड और एक है नकारात्मक दंड। इस प्रकार उन्होंने इनके दो दो भाग कर दिए। अब हमें किसी व्यवहार को दोहराना होता है तो हम पुनर्बलन देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसे हटाना है। हटाना है तो मतलब उसका रिपीटेशन नहीं कराना, तो एक बात पक्की है कि हम उसे क्या देंगे, दंड देंगे। पर दंड दो प्रकार के हैं, एक नकारात्मक दंड होता है और एक सकारात्मक दंड होता है, ठीक है। तो इसमें अब इसी के आधार पर हम अपन इसका क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे, व्यवहार को रखना है। हमेशा के लिए अगर उसे हटाना होता तो हम क्या देते, नकारात्मक दंड देते, लेकिन व्यवहार क्या रहे, बना रहे, इसके लिए हम क्या देंगे, नकारात्मक पुनर्बलन देंगे। इसमें क्या होता है नकारात्मक पुनर्बलन में कि कुछ बालक से हम कुछ देकर उसको वापस छीन लेते हैं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। तो ऐसा ही है, इसमें कुछ समय के बाद वो व्यवहार बना रहे लेकिन फिलहाल हट जाए, उसके लिए अपन नकारात्मक पुनर्बलन का यूज करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी। तो पावलोव की बात करें अपन, तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन माने क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो उसमें अब वो पूछ रहा है कि प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा माने न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, जो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल क्या थी, स्टिमुलस तो उसमें दो ही चीज थे, दो क्या क्या थे, एक घंटी थी जो कृत्रिम था और भोजन था जो प्राकृतिक था। ये लार आना ये क्या था, ये तो क्रिया थी, ये तो रिएक्शन था, तो ये तो है ही नहीं, तो इसको अपन हटा देते हैं। कुत्ता, कुत्ते पर तो प्रयोग किया था, तो ये भी नहीं। अब ये दोनों में से एक है। भोजन जो था वो क्या था, नेचुरल था, नेचुरल।
तो ये क्या था, ये कृत्रिम था। तो अब न्यूट्रल न्यूट्रल छांटना है। भोजन तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। अपन घंटी ना भी बजाएं और भोजन उसके सामने अगर रख दें तो भोजन को देख कर ही क्या है, कुत्ता के लार आती है। तो भोजन तो न्यूट्रल है नहीं। न्यूट्रल क्या था, घंटी थी, जिसे हमने क्या किया, इस थ्योरी के अनुसार कुत्ते के लिए भोजन और घंटी को सामने प्रस्तुत करते थे, जिससे क्या वो घंटी से कनेक्ट हो गया, है ना। तो न्यूट्रल्स तो घंटी थी, भोजन तो न्यूट्रल था नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घंटी। अगला है 15वां वाला, तर्क। तर्क जो होता है, तर्क माने सोचना किसी विषय के बारे में। तर्क हम कब करते हैं, जब हमें समस्या आती है। तो तर्क का प्रारंभ भी कब होता है, समस्या से तर्क का प्रारंभ होता है, और समस्या के समाप्ति पर तर्क अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो हम उसके बारे में सोचेंगे कैसे प्राप्त करें उसको, उसको प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी तो उससे रिलेटेड हमारे तर्क और विचार क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसमें यही है, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और डैश के साथ समाप्त हो जाता है। तो तर्क जो है वो समस्या से स्टार्ट होता है और जैसे ही समस्या का समाधान होता है तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समाधान हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि। जुड़वा अध्ययन, बुद्धि का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ों का अध्ययन अपन करते हैं। एक अनुवांशिक के बारे में जानकारी लेंगे, वातावरण के बारे में जानकारी लेंगे कि किसी बालक की बुद्धि अगर कैसी है तो उस पर क्या रहेगा। दो चीज़ों का प्रभाव रहता है बुद्धि पे, एक अनुवांशिकता का और एक वातावरण का। बालक कैसे वातावरण में रहा है उस प्रकार का उस पर व्यवहार रहेगा, और उसकी अनुवांशिकता कैसी है उसके अनुसार भी बुद्धि पर क्या रहता है, प्रभाव। तो इसका तो आंसर पहला ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अगला है, शास्त्रीय अनुकूलन माने क्लासिक कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालय में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसमें जो आंसर है वो सभी सही है, लेकिन हमें क्या, जो पीक है आंसर का उसको देखना है ना। तो अपन देखते हैं। पहला है, शिक्षक रचना करते हैं और चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। शिक्षक रचना करते हैं ये तो नहीं, बालक भी रचना करते हैं। तो इससे अपन थोड़ा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, शिक्षक को कक्षा में हो रही हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो ठीक है, ध्यान तो देना चाहिए। शिक्षक के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह का कार्य उचित उपयोग करते हैं। ये भी ठीक है। अब ये जो अगला दिया है इसे देखते हैं अपन, कि शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ये भी ठीक है, प्रोत्साहन दे रहे हैं। और शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करना, हाँ ये भी ठीक है, नकारात्मक व्यवहार को हमें क्या, बढ़ावा नहीं देना है, के लिए दंड भी देना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अपना, चौथा ही हो जाएगा। अगला 18वां क्वेश्चन है कि बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। बच्चे डर से संबंधित, अब ये क्या है, ये हमारे 4 प्रकार की क्या है, बीमारियां दी गई हैं। मैं अभी इन सभी पर चर्चा करेंगे, और ये अलग अलग अपन जब से प्रश्न हल कर रहे हैं एमपी टेट के, तो हर पेपर में किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। अभी सिंड्रोम से बना था तो अपन ने 4 प्रकार के सिंड्रोमों पर चर्चा की थी, और आज इन पर पढ़ना है तो आज इन्हें देखना। बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये है व्यक्ति की मूड चेंज से, मूड चेंज मतलब दिमाग से है, रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति कब उदास हो जाए कब खुश हो जाए कोई पता नहीं। इसमें मतलब व्यक्ति में परिवर्तन देखा जाएगा, अभी आपको उदास मिलेगा थोड़ी देर बाद खुश मिले। और इससे रिलेटेड बीमारी में उसे नींद कम आना, और फिर भी उसमें क्या एनर्जेटिक रहेगा सदा, और मिसबिहेवियर भी करता है,
लेडीज़ों से, जेंट्स से, किसी से भी मिसबिहेवियर करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो क्या है, जल्दी उदास और खुश होना होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। अब बात करते हैं अपन ADHD। ADHD की अगर अपन फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म ही है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका अगर अपन उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो अटेंशन डिफिसिट का अर्थ ही है कि ध्यान में कमी, हाइपर एक्टिविटी माने एक्टिविटी अधिक होना, अधिक एक्टिविटी करना, माने चंचल होना। तो जिस बालक या बालिका में ध्यान की कमी हो, फोकस कम कर पाता हो किसी विषय पर, किसी वस्तु पर, और चंचल हो, हाइपर एक्टिविटी हो, मतलब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके आसपास बैठा हुआ बालक यदि तुरंत आंसर दे रहा है तो इससे पता पड़ता है कि वो हाइपर एक्टिविटी है ना। और किसी भी काम को अधिक देर तक नहीं करेगा, तुरंत दूसरे काम को करेगा, एक काम को पूरा ना करके दूसरे काम पर पहुंच जाएगा, स्किप करता रहेगा जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार के से रिलेटेड जो भी होगा वो IDHD में आएगा, ADHD में। ठीक है। एक होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, इसमें जो है बालक बातचीत नहीं कर पाता है, और उसे अगर इस बीमारी है तो एक शब्द या बात को दोहराता रहेगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, अधिक दोस्त नहीं बना सकता। हाँ, कोई भी परेशानी होने पर वो अपने माँ बाप को नहीं बताता है। तो इस प्रकार की बीमारी जो रहती हैं वो ऑटिज्म से रिलेटेड रहती हैं। अलग आगे बात करें एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, बालक को हमेशा भय बना रहता है, मतलब डर। हमेशा उसके जो विचार रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे। यदि आप अपने घर के किसी सदस्य को फ़ोन लगाते हैं, उसके फ़ोन ना उठाने पर तुरंत ये सोच लेना कि उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई। हाँ, और यदि दूसरा एग्जांपल, जैसे आज हम पेपर देने जा रहे हैं तो हमारी तैयारी अच्छी है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं, पेपर तो अच्छा जाएगा नहीं, पेपर तो मेरा गंदा जाएगा, और मैं समय पर पेपर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा सेंटर पर। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो हमेशा क्या रहता है, डर बना रहता है, तो हमेशा पसीना आता रहता है, और बार बार टॉयलेट लगना, पेट खराब होना, इस प्रकार के रिलेटेड इनमें देखे जाते हैं एंजाइटी में या चिंता डिसऑर्डर में। तो इसका जो आंसर होगा, जो डर से संबंधित उसने पूछा ही है, तो डर किस में बना रहता है, एंजाइटी में बना रहता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डैश दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो बचपन कब की अपन किसी का व्यवहार को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनोविश्लेषण। ये इसीलिए तो अपन इसे पढ़ रहे हैं, व्यवहार को जानने के लिए। तो ये व्यवहार सामाजिक संस्कृति मानवतावाद, ये तो सब इसी में से, इसी के भाग ही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आप लोग सभी लोग आंसर देते रहें और बताएं कि आप लोग इन 10 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही निकले, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और अगला प्रश्न है कि कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, यह उनके डैश को संदर्भित करता है। वो क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। प्रक्रिया मतलब कोई भी काम करने में अधिक सक्षम है जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, यह उनके खाली स्थान को संदर्भित। वो अधिक प्रक्रिया कर रहे हैं, खुद कोई भी काम कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या होगी, स्टाइल होंगे, अलग अलग एक्टिविटी होगी, इसीलिए तो वे अधिक कार्य कर पा रहे हैं। तो इसके लिए प्राथमिकताएं से क्या मतलब, प्राथमिकताएं तो मतलब प्रेफरेंस। मतलब मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो उसमें सबसे पहले मेरा बताना कि मैं इस काम को कर लूँगा, मेरे द्वारा प्रेफरेंस देना। तो ये बताना थोड़ी ना वो कर रहा है इस काम को, विचार है, आरडीआई की कोई बात ही नहीं, रुचि है उसकी। रुचि तो हो सकती है लेकिन सभी कामों में रुचि नहीं होती ना, काम एक ही काम में, दो काम में रुचि हो सकती है। ये क्या उसकी शैलियाँ, स्टाइल है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ऐसे ही
लगातार अपन सीरीज चला रहे हैं बाल विकास की। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए और सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार 10-10 क्वेश्चनों का सेट लाता रहूं। आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो अपन प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ाएंगे। अपन कम से कम 1000 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।